बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, मिल्लत टाइम्स का, सियासी तकदीर का और न्यूज़ मैक्स का, कि आप लोगों ने वक्त दिया और मुसलमानों के दरमियान जो एक बेचैनी है हिंदुस्तान में, उससे मुताल्लिक़ एक वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया गया। और ये जो बेचैनी जिसका मैंने ज़िक्र किया है, ये सऊदी अरब के हुकूमत की जानिब से या वहाँ की इस्लामिक मिनिस्ट्री की तरफ से, वज़ारत शुऊन इस्लामिया की तरफ से एक बयान जो तबलीगी जमात के बारे में दिया गया था, जिसको 2 हफ्ता होने को है, उस बयान को लेकर के हिंदुस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। उस बयान में दरअसल 2 चीज़ें बुनियादी हैं जिसको मुद्दा बना करके लोग उस पर एतराज़ात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ के वज़ीर शुऊन इस्लामिया शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख हाफिज़हुल्लाह ने ये अपील की है वहाँ के मस्जिदों के खुतबा से और मस्जिदों के अइम्मा से कि वो जुमे के खुतबे में तबलीगी जमात के इन्हिराफ़ात और उनके गलत अक़ायद के बारे में गुफ्तगू करें और लोगों को वार्निंग करें और मुतनब्बे करें कि उससे लोग बच करके रहें। दूसरा मसला जो उनके दूसरे लेटर में है वो ये है कि उसमें तबलीगी जमात को इरहाब यानी दहशतगर्दी की जानिब मंसूब किया गया है। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर यहाँ बेचैनी पाई जा रही है। तो पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि तबलीगी जमात पर पाबंदी की बात जो बार बार आ रही है, ये पाबंदी अब से नहीं, तकरीबन 40 साल पुरानी है। सऊदी अरब का जो दाखिली निज़ाम है वो ये है कि वो लोग ऐसे मकातिब फ़िक्र जो कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर जिनसे इख्तिलाफ़ की गुंजाइश होती है, उनके ऊपर पाबंदी आयद करके चलते हैं और उनको अपनी एक्टिविटी और निशातात का मौका नहीं दिया जाता। वो हर उस शख्स को दावत व तबलीग का मौका देते हैं जो उनके अपने उसूलों के मुताबिक दावत व तबलीग पेश करे। ये उनके मुल्क का सिस्टम है। तो ये कहना कि तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराना मसला है। जहाँ तक मसला तबलीगी जमात को दहशतगर्दी से जोड़ने का मसला है, जिसको लेकर के बेचैनी ज़्यादा है, वो मसला ऐसा है जैसा कि वहाँ की खुफिया एजेंसियों ने इस बात की इत्तला दी है और ख़ुद मैंने वज़ीर शुऊन इस्लामिया के एक ख़ास दोस्त से इस बात पर गुफ्तगू की। आप उनसे तफसील से गुफ्तगू करके मुझको इन चीज़ों का जवाब दें। तो उन्होंने इस बात की इत्तला दी और उसके बाद इसी तरीके से सऊदी सफारत खाने दिल्ली से भी इस सिलसिले में राब्ता किया गया। तो हमको जो जवाबात मिले उसका ख़ुलासा ये है कि पाबंदी पुरानी है और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ जो बात कही गई है वो दरअसल एक ख़ास वाक़े के तनाजुर में है। सऊदी अरब के अंदर किसी इलाके में कुछ अफराद ऐसे पकड़े गए जिन्होंने वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ वीडियोज़ जारी किए और जब उनके बारे में तफ्तीश हुई और उनके बारे में तहक़ीक़ात की गई तो पता ये चला कि उनका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है और बाज़ दहशतगर्द तंजीमों के साथ वो ताआवुन कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने दाखिले मुल्क इस तरह के बयानात जारी किए हैं कि मुल्क के अंदर इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा ना बढ़ने पाए, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए और इस पर सख्ती की जाए और बेदारी पैदा की जाए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या तबलीगी जमात की जानिब दहशतगर्दी की निस्बत से मुराद सारी दुनिया की तबलीगी जमात है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि माली वज़ीर हाफिज़हुल्लाह का कहना यह है कि हिंदुस्तान की बर्र सग़ीर की या अरब ममालिक के बाहर की या सऊदी अरब के बाहर की तबलीगी जमात इससे क़तअन मुराद नहीं है। ये हमारा दाखिली मसला है। हमने जुमा के खुतबे के लिए जो ख़ास मौजू मुतय्यन किया, उसके लिए बयानात जारी किए। वो बयान भी सऊदी अरब के दाखिली मसाइल में से एक मसला है और इसी तरीके से दहशतगर्दी की जानिब उसकी निस्बत की जो बात है वो एक ख़ास हादसे और एक ख़ास कार्रवाई के नतीजे में कही गई बात है। उसको सारी दुनिया की तबलीगी जमात पर नहीं थोपा जाना चाहिए और ना ही उससे उमूमी लिहाज से कोई मफ़हूम निकाला जाना चाहिए। ये उस बयान का खुलासा है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। लेकिन अब क्या ज़रूरत आन पड़ी इस तरह के लेटर की, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाबंदी बहुत पुरानी है?
इस वक्त क्या जरूरत है? देखिए इस वक्त इस से ये कहा गया कि खुतबों में मसाजिद में जाकर के इस वक्त असल में कोई लेटर पाबंदी का जारी नहीं किया गया है। जो वहाँ की मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर जारी हुआ है, उस लेटर में उन्होंने सऊदी अरब के अंदर की मस्जिदों के अइम्मा को इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने की अपील की है। और उसका बुनियादी सबब यह है कि एक वाक़या पेश आया है जिसकी बुनियाद पर वो चौकन्ने हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके दूसरे अफराद इसमें मुलव्विस हों और ये चीज़ बढ़ावे की जानिब चली जाए, इसको बढ़ावा मिल जाए। ये उनका मकसद है बेदारी पैदा करने का, एक बात। दूसरी बात, ये बेदारी असल में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, वरना इस तरह के लेटर वहाँ की वजारत की जानिब से अक्सर जारी होते रहते हैं, कभी किसी जमात के बारे में, कभी किसी जमात के बारे में। ये उनका अपना दाखिली मसला है और वो अइम्मा के लिए मौज़ूआत मुतय्यन करते रहते हैं और बाकायदा मिनिस्ट्री से लेटर जारी होते हैं कि आज किस मौजू पर गुफ्तगू की जानी चाहिए। ये उनका एक हैंडल है और उस हैंडल के ज़रिए वो पूरे के पूरे इस सिस्टम को कंट्रोल करके चलते हैं। तो इस वक्त पाबंदी की कोई बात दोबारा से नहीं कही गई, सिर्फ एक बेदारी पैदा करने की बात है और उसके पीछे भी चंद वाक़यात हैं जैसा कि उन लोगों ने खबर दी और उन वाक़यात की बुनियाद पर उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पे इस तरह के कदम उठाए। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बयान दिया गया तो उसके बाद हमारे मुल्क में भी कुछ जो RSS संघ से जुड़े हुए लीडर्स हैं उसकी बुनियाद पर यह मांग कर रहे हैं कि इंडिया में भी पाबंदी लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक रद्द अमल है कि हिंदुस्तान में भी अब कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर पाबंदी की बातें कर रहे हैं और ये उसका रद्द अमल है, यकीनी रद्द अमल है। सऊदी अरब को इस सिलसिले में जो बयान जारी किया है उसको दाखिली पैमाने पर ये चीज़ें करनी चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाना चाहिए कि बाहर की दुनिया में भी ये चीज़ निकले। लेकिन मुश्किल ये है आज के दौर में, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ट्विटर हैंडल पर कोई चीज़ जारी की गई, वो एक ख़ास पैमाने के लिए है, लेकिन उसको लेकर के लोग बाहर तर्जमे करके और उसके बाद फैलाया जाता है, उसमें 10 तरह की बातें मिलाई जाती हैं और बातें फैल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि इसको मुद्दा बुना करके किसी दूसरे मुल्क में मुसलमानों के ऊपर कोई मुश्किल आए, लेकिन उसके नतीजे में अगर ऐसा रद्द अमल पैदा हो रहा है तो ये बहरहाल गलत है। अच्छा, अब तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो अल-हबाब नामी तंजीम अफ्रीका की है उस पर पाबंदी लगी है। आपकी बात से पता चला कि जो तबलीगी जमात उसी के बारे में और अपने मुल्क उन्होंने एक्टिविटी नहीं। देखिए, तबलीगी जमात ख़ास करके पाबंदी का मसला नहीं है। जैसा कि मैंने आज प्रेस रिलीज़ में भी इस बात को कहा है, सऊदी अरब का निज़ाम जो वहाँ की शरई उमूर का निज़ाम है, ये शरई मिनिस्ट्री का निज़ाम है, जो दीनी उमूर की मिनिस्ट्री है उसका निज़ाम है, उनका निज़ाम ये है कि वो एक ख़ास खुत्ते के तहत काम करते हैं और वो ख़ास खुत्ता वहाँ के उलमा के दरमियान मौजूद है। अगर उन्होंने किसी से इख्तिलाफ़ किया है तो उस पर इल्मी बुनियादों पर लिखी गई किताबें मौजूद हैं वहाँ की लाइब्रेरी में। अगर किसी को उनके किसी बयान से कोई इख्तिलाफ़ है तो उसकी तफासील उनके बयानात में और मकालात में मौजूद हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि तबलीगी जमात हिंदुस्तान की या इसी तरीके से दूसरे कुछ ममालिक की कुछ तंजीमें ऐसी हो सकती हैं जो तंजीमें उनके अपने खाके के तहत उन पर फिट न बैठती हूँ, तो ऐसी सूरत में बजाते खुद वो पाबंदी जो अपने मनहज से हट करके उनके यहाँ पाबंदी है वो उसके ज़ुमरे में आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि उस पर पाबंदी आयद है। एक्टिविटी के तौर पर वहाँ पर मैं इस बात को सराहत के साथ कह सकता हूँ कि दीनी उमूर की एक्टिविटी अगर कोई शख्स, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी अपने तौर पर करना चाहे तो उसकी इजाज़त क़तअन नहीं होती जब तक उसको वज़ारा शुऊन इस्लामिया इजाज़त ना दे दे और वो अपने पैमाने पर उसको नापते हैं, अपने उसूलों पर तौलते हैं और उसके बाद उसको इजाज़त देते हैं। मदनी साहब कह रहे हैं कि कोई पाबंदी नहीं, वहाँ जो खबर है सारी अफवाह है, जमात का काम वहाँ हो रहा है, आज भी तबलीगी जमात वहाँ जा रही है। जो काम हो रहा होगा वो इनफरादी तौर पर हो रहा हो, कोई ऑफिशियल काम वहाँ पर नहीं है। ऑफिशियल काम तबलीगी जमात का, जमात इस्लामी का या किसी भी तंजीम का नहीं है और ना उसकी इजाज़त है। अगर कहीं कोई एक्टिविटी है तो शख्सी इनफरादी पैमाने पर होगी और अगर वो एक्टिविटी बग़ैर वज़ारा की इजाज़त के नज़र आ जाती है तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ये वहाँ का निज़ाम है। एक आखिरी सवाल, लोगों में बेचैनी की एक और वजह है कि लेटर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो अइम्मा ने खुतबा दिया
उसमें उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया, मौलाना इलियास कांदलवी का, तो उसकी वजह से लोगों में देखिए अब ये चीज़ होती है, जाहिर सी बात है कि एक उमूमी बयान जारी किया गया है वज़ारा की तरफ से, आइम्मा अपने मुताले के लिहाज से बातें कर रहे हैं, आइम्मा अपने फ़ज़ाइल अमाल, जाहिर सी बात है कि जब उनके अपने मकतब फ़िक्र के लिहाज से कोई चीज़ उनके यहाँ उनके मनहज के ख़िलाफ़ है तो वो उसको इजाज़त नहीं देते। वो कोई भी चीज़ हो, मैं फ़र्ज़ कर लीजिए मैंने कोई किताब मुरतब की है, मैं सऊदी अरब में ले जाके तकसीम करना चाहूँ तो इस बात की इजाज़त मुझको भी नहीं है जब तक मैं उनका स्टैंप उस पर ना लगा लूँ, क्योंकि ये उनका अपना ज़ाब्ता है, अपना उसूल है, दाखिली उसूल है, और वो उसको कुरान और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पर तौलते हैं और उसके बाद उसकी इजाज़त दी जाती है या उस पर पाबंदी आयद की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान की तरफ से कोई एजेंट आया? देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि ईरान का या दूसरे मुल्कों की सियासत का कोई दखल नहीं है, ये सऊदी अरब का अपना दाखिली मसला है जैसा कि इसमें सराहत की गई है। और इस फैसले के बाद, इन खुतबों के बाद इंडिया में भी बहुत सारे सल्फी उलमा के बयानात आए जिसमें उन्होंने इस जमात को गुमराह जमात करार दिया, और उसको लेकर खासतौर से तो तबलीगी जमात का जो कैडर है उसके अंदर बेचैनी है। और जिस तरह से देश का माहौल है, हमारे भारत की बात करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की जाती है, तो इस तरह से खुतबे देना, इस तरह की देखिए हर जमात में, हर तंजीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हालात के लिहाज से कौन सी चीज़ें पेश की जाएँ, कौन सी चीज़ें पेश ना की जाएँ। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं इस बात को यहाँ सराहत के साथ कह भी सकता हूँ और आप लोगों से पर्सनल गुफ्तगू में भी बात आ चुकी है कि हमारा मनहजी इख्तिलाफ यकीनन है, और इख्तिलाफ को इल्मी बुनियादों पर अगर कहीं बयान किया जाता है तो इसकी वजह से तफरीक़ा नहीं बढ़ता, बल्कि इसकी वजह से मज़ीद लोग करीब आते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर अपने जमात के लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा और दूसरे लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर हम किसी दूसरे मकतब फ़िक्र के सिलसिले में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं या कोई किसी की मुखालफत कर रहा है तो उसको इल्मी बुनियादों पर बात करनी चाहिए। इल्मी बुनियादों से जब इंसान हटता है तो उसकी ज़बान फिसलती है, गलत अंदाज के अल्फाज होते हैं, इत्तेहामात तक नौबत आती है और उसके बाद बेचैनी बढ़ती है। सिर्फ इल्मी बुनियादों पर अगर आदमी कहे कि भाई कुरान का ये फ़ैसला है, हदीस का ये फ़ैसला है, सहाबे किराम ने ऐसा कहा, ये हमारा बुनियादी मनहज है, इसकी बुनियाद पर अगर किसी ने अमल किया तो ठीक है, इसके ख़िलाफ़ कोई गया तो वो गलत है, तो मैं समझता हूँ कि मसाइल बढ़ते नहीं हैं बल्कि थमते हैं। इस वजह से हमें बुनियादी तौर पे इल्मी मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और हर शख्स दूसरे मकतब फ़िक्र का एहतराम करे, ये इस्लाम का तकाज़ा है। मैं अहले हदीस हूँ, लेकिन बहैसियत अहले हदीस के आलिम के मुझको दूसरे मकातिब फ़िक्र का इंसानी एहतराम बाकी रखना चाहिए, और उनसे अगर मेरा कोई इख्तिलाफ़ है तो वो इख्तिलाफ़ दलाइल की बुनियाद पर होता है, उसमें किसी अंदाज़ की गलत बातें ना आएँ, बदतमीज़ी ना हो, किसी अंदाज़ की गलत ज़बान ना इस्तेमाल की जाए, इन चीज़ों का ख्याल हर आदमी को रखना चाहिए। मौलाना, सऊदी अरब के ताल्लुक़ से एक और बात बहुत ज़्यादा आवाम में बेचैनी का सबब बनी हुई है कि वहाँ इस्लामी शायर के ख़िलाफ़ काम किए जा रहे हैं। सिनेमा घर तो खोले गए, लेकिन मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में भी सिनेमा घर खोले गए हैं, शराबें वहाँ आम कर दी गई है, और जो इतनी फहयाशी की जितनी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें देखिए दो तीन चीज़ें मैं इस सिलसिले में रखूँगा। सऊदी अरब के अंदर तब्दीली जो है यकीनन कहीं कहीं तशवीश का बायस है और कहीं कहीं प्रोपेगंडे का नतीजा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं लेकिन प्रोपेगंडा उसके बारे में किया जाता है उसको बदनाम करने के लिए। एक चीज़ ये है कि प्रोपेगंडे से हमको बचना है। जो चीज़ें हैं, फैक्ट है, तहकीक करने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि गलत हो रहा है, वो अपनी जगह पर गलत है, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं वो उस जानिब मंसूब कर दी जाएँ। मुझको याद है 3 साल पहले यहाँ पर एक बहुत अहम ज़िम्मेदार ने यह बयान दिया कि मक्का मदीना में हज व उम्रे के इंतज़ामात वो इसराइल की हुकूमत के हवाले कर दिए गए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब मसला जहाँ तक फिल्म फेस्टिवल का है, सिनेमा घरों का है, सिनेमा घरों के खुलने की बात यकीनन दुरुस्त है, लेकिन उसका सेंसर्ड बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ अंदाज का है। हम उसको उस तरह का सिनेमा ना समझें जैसा हमारे मुल्क में चल रहा है। उसमें तारीख़ी फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, कोई मालूमात पर मबनी फ़िल्में हैं, लेकिन एक ऐसा दरवाज़ा है जो फितरों का दरवाज़ा है। उसके खुलने के बाद जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें गलत भी आएंगी और आ रही होंगी, क्योंकि 2 साल से मैं वहाँ के समाज में न जा सका हूँ न देख सका हूँ। एक बात तो ये है। दूसरी बात, वहाँ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह, ये एक बात है। तीसरी बात यह है कि मक्का और मदीना में सिनेमा घर खुलने की बात, तो मक्का और मदीना के बारे में तो हमने तहकीक की है, ये बात गलत है। मक्का और मदीना में कोई सिनेमा घर नहीं खोला गया है
और हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि आइंदा अगर ऐसा कोई इरादा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कामयाब ना करे। लेकिन जो चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं उन चीज़ों को हकीकत पर मबनी और तहकीकात के बाद ही देखा जाना चाहिए। फिल्मों का जहाँ तक मसला है, ये कल्चर सारी दुनिया में मुसलमानों के हर घर में बढ़ा है। अब छोटे से छोटा बच्चा भी हमारे घरों के अंदर वही चीज़ें देख रहा है जिन चीज़ों पर हमको सऊदी अरब के बारे में एतराज़ात हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जब माशरे में पनपती हैं तो इनका असर हमारे बड़ों पर पड़ता है फितरी तौर से। पब्लिक के अंदर इस चीज़ का शौक़ बढ़ता है तो हुकूमतें भी उस जानिब कुछ ना कुछ तवज्जो देना शुरू कर देती हैं। ये मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसका दिफा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें माजी में हमारे सामने आई थीं और हमने अम्बेसी में ज़िम्मेदारान से बात की और उस पर मुस्बत इक़दामात किए गए। इस वजह से ऐसी चीज़ों पर वावेला करने के बजाय हमें पहले एक बार इत्माम हुज्जत के लिए जाकर के ज़िम्मेदारान से बात करनी चाहिए। मुल्क के जो बड़े मुसलमान लीडरान हैं जिनका ताल्लुक़ वहाँ की हुकूमत से डायरेक्ट है, उनको हुकूमत को ख़त लिखने चाहिए, वहाँ जाकर के बात करनी चाहिए और बात करके मसले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर मसला हल नहीं होता है तो वो बेचैनी की बात है, यकीनन बेचैनी की बात है। और वो मुल्क जहाँ हमारे हरमैन हैं, मक्का और मदीना की सरज़मीन है, उस मुल्क में ज़ाहिर सी बात है मुसलमान किसी भी अंदाज़ की ख़राबी को जल्दी बर्दाश्त नहीं करता है। और ये बेचैनी एक फितरी बेचैनी है, लेकिन इस बेचैनी को तहकीक के दायरे में होना चाहिए। फजूल किस्म के इत्तेहामात की रोशनी में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल हो रही है कि जो हसरे अस्वद है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और लोग जहां बैठे हैं वहीं से उसका बहुत। देखिए, इस तरह की खबर अभी मेरी नज़र से गुजरी है गालिबन कल, लेकिन इसकी कहाँ तक हकीकत है मैं समझता हूँ कि शरई नुक्ते नज़र से इसका कोई जवाज़ तो नहीं है कि आदमी अपनी जगह से बैठ करके उसको बोसा दे दे। अगर ऐसा हुआ है ऑफिशियल कुछ तो गलत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हफिज़हुल्लाह जो हैं वो वहाँ के बड़े उलमा में से हैं और शरई मसाइल को दिक्कत के साथ समझ सकते हैं। लेकिन उसके सिलसिले में कोई दूसरी टेक्निक उन्होंने इख्तियार की है कि आदमी यहाँ से उसका मुशाहिदा सिर्फ कर सके और उसको कायदे से देख सके या कुछ इस तरह की चीज़ है तो अलग मसला है। लेकिन अगर उसको शरई नुक्ते नज़र से जोड़ा गया है और उसको यहाँ पर डिजिटल तरीके से देख करके उसको बोसा देने की बात है तो इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक और वीडियो वायरल हो रही है सऊदी अरब के बारे में कि कोई फिल्म फेस्टिवल है, ऐसा शो है जिसमें सऊदी अरब के झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और उसकी बेहुरमती की जा रही है किसी की। देखिए, इस तरह के वाक़यात पहले भी आते रहे हैं, बल्कि हम लोग 2009 में जामिया इस्लामिया मदीना से फारिग हुए, उससे पहले भी इस तरह के वाक़यात आते रहे। होता क्या है, झंडा है मुल्क का और वो आम आदमी के हाथ में होता है। ऐसे मौके से वो अपने मुल्क की शान को बताने के लिए अपने हाथ में झंडा लेकर के चलता है, जैसे हम यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके से करते हैं। अब उस पर उन्होंने कलमा लिखा हुआ है। एक आम आदमी इस बात को नहीं समझता कि कलमे की कदर व मंजिलत क्या है, और वो अपने तौर से कुछ इस तरह की हरकत कर जाता है जिसकी वजह से उसकी बेअदबी होती है। तो उसको बेअदबी को वहाँ की हुकूमत से, वहाँ के समाज से जोड़ करके देखना गलत है। एक शख्सी गलती है, इनफरादी गलती है, जो गलती बहरहाल सही नहीं है, उसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह के वाक़यात कसरत के साथ हो रहे हैं तो वहाँ के ज़िम्मेदारान को इस पर नज़रसानी करके कुछ ना कुछ उसका हल निकालना चाहिए।